नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जोरों पर है और जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बात करें बीजेपी की तो केदारनाथ सीट पर प्रत्याशी को लेकर पार्टी में कशमकश का माहौल है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने नामों का एक पैनल बनाकर केंद्र को भेजा है, जिस पर विचार विमर्श के बाद एक मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है। अभी एक सप्ताह है, तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी। वहीं केदारनाथ सीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस भी लगातार तैयारियों में जुटी है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि पार्टी को 12 से 13 लोगों के आवेदन मिले हैं। इसके अलावा केदारनाथ में 3 अलग अलग सर्वे करवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी जा रही है। हमें उम्मीद है कि पार्टी केदारनाथ में जीत का परचम जरूर लहराएगी। 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई है, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। उसको वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी अभी अपने टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है और वहाँ भी कैंडिडेट्स हैं और रार चल रही है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अपना स्टेप लेगी। एक और जहां उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से लगातार जनता से संपर्क साधा जा रहा है, तो वहीं अब यूथ कांग्रेस भी चलो वार्ड चलो पंचायत अभियान चलाने जा रही है और इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस पंचायत और वार्डों में जाकर जनता से संपर्क साधेगी। इस पर जानकारी देते हुए सीवी चौहान ने बताया कि पहले सभी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान कोई दिक्कत पाई गई तो कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात करके अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। अभियान के तहत हमारा जो कार्यक्रम है वो पंचायत लेवल स्तर पर जो है वो कार्यकर्ता तक पहुंचना और उन कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ जोड़ना है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो पंचायत का हमारे कार्यकर्ता या बूथ का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि हम उस तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो ये कार्यक्रम है इसके तहत क्या है कि हम पंचायत में जाके कार्यक्रम करेंगे। हमारे जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं, जो जिला के पदाधिकारी हैं, जो भी अब कार्यक्रम हम करेंगे वो पंचायत और वार्ड में कार्यक्रम करेंगे, जिससे जाके जो हमारा आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता है जिससे हम रूबरू हो सके और उनको संगठन में उनको साथ लेकर संगठन को और मजबूती दें। तो इसके लिए हमने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को धामी सरकार जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर जहां एक तरफ बीजेपी में उत्साह का माहौल है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। खुश हूँ कि यूसीसी उत्तराखंड में बहुत जल्द लागू होगा। एक आवश्यक कानून है और खासकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बहुत ही सुंदर कानून हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से उसको लागू करने का काम किया है, तो मैं उनको भी बधाई देती हूँ और मुझे खुशी है कि हम लोग ये एक बहुत ही सशक्त कानून प्रदेश में ला पा रहे हैं। कि यूसीसी के परिप्रेक्ष्य में जब विधानसभा का सत्र आहूत किया गया, हमने उस समय भी उसमें जो खामियां थी उसको गिनाने का काम किया था, लेकिन सरकार बहुमत के आधार पर उसमें विधानसभा में उसको पारित कराया गया और आमादा है। इस यूसीसी का क्या फायदा है, हम सरकार से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। जो यूसीसी उत्तराखंड में तो लागू होगी, लेकिन जैसे उत्तराखंड के बियॉन्ड हम बाहर जाएंगे अन्य राज्यों में तो वहां पर यूसीसी जो समाप्त हो जाएगी। ये विषय तो अगर आप देखें तो केंद्र का विषय था, देश के परिप्रेक्ष्य में इसमें निर्णय होना चाहिए था। तो उधर देहरादून में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में महिला एकल कल्याण मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक आयोजित की गई, जिस पर जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर निरंतर प्रयासरत है।
इसके तहत मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना की भी लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं की आय बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे कि उप समिति बनी है, सिर्फ मैं ही उसमें एकमात्र उप समिति का अध्यक्ष कहिए या जो भी, उस नाते 1 जुलाई को भी हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। कैसे हमारे यहाँ की जो पात्र महिलाएं, मैं पात्रता भी बताऊंगा, उनको हम आत्मनिर्भर कर सकें। तो वहीं उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है और सरकार इसकी ओर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 2021 से 22 में जब उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उस समय जो उत्तराखंड का आंचल दूध है उसको लेकर काफी शिकायत थी, लेकिन उन्होंने इन शिकायत को दूर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के दुग्ध संघ नुकसान होता था, लेकिन आज के समय में सभी दुग्ध संघ मुनाफे में है। दो सबसे प्रमुख रीजन थे कि मैंने सोचा था कि जो 3 अपने विभाग हैं, फिशरीज, पशुपालन और हमारा मिल्क फेडरेशन, इनके उपलब्धियां जो हमने पिछले 3 साल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अचीव करी हैं, और दूसरा 2 बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं करनी थी। हम उत्तराखंड के जितने भी दुग्ध पालक हैं उनको सौगात देना चाह रहे थे दिवाली से पहले। तो जो हमारी 12.5 करोड़ रुपए की सारे दुग्ध संघों की एक पेंडेंसी है, दूध की जो रेट की हमको पेमेंट करना था, वो हम दिवाली से पहले सारे हमारे 53,000 जो दूध पालक हैं उनके अकाउंटों में हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा, जो हमारी प्रोत्साहन राशि जो हमारी पेंडिंग थी 5 करोड़ 80 लाख के आसपास की प्रोत्साहन राशि है, वो भी हम सारे दुग्ध पालकों को दिवाली से पहले उनके अकाउंटों में क्रेडिट करेंगे ताकि सबकी दिवाली शुभ हो, सब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मना सके। तो वहीं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री ने परिषद की ओर से अब तक किए गए कामों की समीक्षा की। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। वहीं बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहुत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए ताकि ये काम शीघ्र हो सके। इसी प्रकार जो जेईज हैं, जो 243 पद खाली हैं, वो भी जिले के स्तर से भरे जाए ताकि काम जल्दी हो सके। तो वहीं देहरादून में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और विभिन्न खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसके तहत राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल किया जाएगा। बता दें कि 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित होगा, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा।
और वो कैंप जो है उन बच्चों का रहेगा जिन्होंने स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं उन बच्चों के लिए जो है एक पहला कैंप 26 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे कि उत्तरांचल ओलंपिक संघ स्टार्ट करेगा। ठीक इसी प्रकार से हर कैंप लगभग 25 दिनों का रहेगा। तो वहीं मसूरी में टिहरी खेल में तैराकी की कीर्तिमान स्थापित करने वाले पिता पुत्रों के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने फोन पर तैराकी में कीर्तिमान बनाने वाले पिता पुत्रों को बधाई भी दी, साथ ही जमकर सराहना भी की। टिहरी प्रतापनगर के आदरणीय त्रिलोक सिंह रावत जी, जो उनके पुत्र भास्कर और पारस और ऋषभ, जिन्होंने 9 घंटे लगातार तैरकर 18 किलोमीटर लंबे टिहरी झील को पार किया बिना लाइफ जैकेट के, अपने आप में एक कीर्तिमान है। समिति के लोगों ने अनुरोध किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में ये शास्त्रीय कार्य इनके द्वारा किया गया था। क्या कारण रहे कि इनको जो उचित सम्मान मिलना था नहीं मिला। मैंने भी यहीं से खेल मंत्री जी से बात की है, उसके लिए जो जरूरी कागजात हैं मैंने संबंधित आदरणीय त्रिलोक सिंह जी से कहा कि आप मुझे उपलब्ध कराएं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनको एक राज्य स्तर पर उचित सम्मान मिले, क्योंकि ऐसी प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनको ट्रेनिंग मिले, उसकी व्यवस्था भी हम सरकार से करने का प्रयास करेंगे। तो उधर रुड़की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती छापेमारी को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से मेडिकल स्टोर और दवाई कंपनियों पर लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे मेडिकल स्टोर और दवाई कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि मेरे द्वारा बैठक की गई है, क्योंकि लगातार फील्ड में जो है विजिट करने के बाद मुझे तो देखने को मिला है कि लोगों द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स होते हैं कि दवाइयों का स्टोरेज कैसे करना है, दवाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे लोगों को जो है उचित व्यवस्थाएं देनी है, उस चीज़ से थोड़ा सा वो अनजान थे। तो आज यहाँ पर सभी लोगों को जो है एक साथ बुलाकर और एक साथ मीटिंग करते हुए मैंने यह समझाया कि दवाइयों की जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप जितने भी मरीज हैं उन तक दवाइयाँ अच्छी पहुंचनी चाहिए, और जितनी नार्कोटिक दवाइयाँ हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो तरीके से हो, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, उनका यूज जो है युवा जनरेशन को बिगाड़ने में न किया जाए। और अगर कोई 18 ईयर्स से कम का बच्चा है तो उसे कभी भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स न दिया जाए, बड़े को ही ये दवाएँ दें। जैसे कि आपने प्रिंस भाई पूछा मेरे से कि मैडम के जो इंस्ट्रक्शन है या मैडम का दिशा निर्देश है, उसको देखते हुए रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा सदैव हमेशा के लिए डिपार्टमेंट का सहयोग रहता है, डिपार्टमेंट से सहयोग की अपेक्षा करता है, डिपार्टमेंट को हमेशा सहयोग करता है। हमारे मेंबरशिप के लिए जितने भी हमारे लाइसेंस होल्डर हैं, जितने भी हमारे केमिस्ट भाई के हैं, जितने हमारे केमिस्ट भाई हमारे एसोसिएशन मेंबर हैं, वो इसे तरह की कभी भी किसी चीज़ को लेके, चाहे वो नशाखोरी हो, चाहे उस चीज़ के दवा है, दवा का व्यवसाय करते हैं, एक छोटी सी गलती होती है उसके लिए भुगतान होता है। जैसे कि आपने प्रिंस भाई पूछा मेरे से कि मैडम के जो इंस्ट्रक्शन है या मैडम का दिशा निर्देश है, उसको देखते हुए रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा सदैव हमेशा के लिए डिपार्टमेंट का सहयोग रहता है, डिपार्टमेंट से सहयोग की अपेक्षा करता है, डिपार्टमेंट को हमेशा सहयोग करता है। हमारे मेंबरशिप के लिए जितने भी हमारे लाइसेंस होल्डर हैं, जितने भी हमारे केमिस्ट भाई के हैं, जितने हमारे केमिस्ट भाई हमारे एसोसिएशन मेंबर हैं, वो इसे तरह की कभी भी किसी चीज़ को लेके, चाहे वो नशाखोरी हो, चाहे उस चीज़ के दवा है, दवा का व्यवसाय करते हैं, एक छोटी सी गलती होती है उसके लिए भुगतान होता है। तो वहीं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में वेतन न मिलने से प्रशिक्षु डॉक्टर्स में आक्रोश है, जिसके चलते प्रशिक्षु डॉक्टर्स ने हंगामा कर प्रदर्शन किया, अपना रोष भी प्रकट तक के नजर आए। दरअसल प्रशिक्षु डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 9 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह का वेतन नहीं दिया जा रहा है। 6 मंथ में देंगे हमारा स्टाइपेंड, लेकिन अभी तक 9 मंथ हो चुका है, 10th मंथ चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्टाइपेंड नहीं है। किसी बारे में कोई बात नहीं करता है। हम प्रशासन से बात करते हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, मतलब जो भी है शासन वगैरह, सबसे बात करिए हम, लेकिन कोई ना एप्लीकेशन का रिप्लाई करते हैं। सर हमारे पास ये समस्या आ रही कि अब हमें 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर, लगभग हमें 6 साल हो चुके हैं। हमारे घर वाले अब कब तक हमारा
फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कब तक हमारा बोझ उठाएंगे? आप बता सकते हो कि इतने साल हो चुके हैं हमें, ठीक है। सर हमने यहाँ पर अपने जो ये गुरुकुल हॉस्पिटल, हमने यहाँ पर तालाबंदी करी है, पूरा गेट बंद कर दिया है। यहाँ पे ना कोई ओपीडी चल रही है, ना कोई आईपीडी चल रही है, सब लॉक करा हुआ है यहाँ पे हमने। मामला ये है कि पीछे से बजट के अभाव में, है ना, जो 2 मद होते हैं उनमें पैसा नहीं आया था, और अब जो है ना उस पर कार्रवाई हो गई है, और संभवतः जो है ना जैसे ही अभी 2-3 दिनों में इस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो उधर हल्द्वानी में ज्योतिषाचार्यों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस बार उत्तराखंड में दीपावली का त्योहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। दरअसल इस बार दीपावली को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते ज्योतिषाचार्यों ने आपस में मंथन कर दीपावली मनाने की सही तारीख का ऐलान किया है। दीपावली को लेकर आप सोशल मीडिया संचार सेवाएं जितनी भी चल रही है उसमें आप देख रहे हैं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई पड़ी है, जो कि हिंदू सनातन धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे हम उपहास का पात्र बन रहे हैं समाज में। ये आप देख रहे हैं, ये विघटन की स्थिति उत्पन्न कर रही है हिंदू समाज में, जो कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसको हम अपने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसी के हिसाब से इसका निर्णय दिया जाना चाहिए, जो मैंने अपने आलेख के माध्यम से भी सभी समाचार पत्रों को भेजा है। तो इसमें नियम ये होता है कि यदि प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या तिथि पड़ रही हो, जिस दिन उदय व्यापिनी तिथि, उदय व्यापिनी का अर्थ होता है सूर्योदय के समय तिथि उपलब्ध हो और सूर्यास्त के समय भी वो 24 मिनट तक यदि व्याप्त है, तो अगले दिन ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। देखिए, ये हमारे सम्मानित जो इस क्षेत्र के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जिन सबको हमने बुलाया है, इन सबका मत हमने जाना है। इन सबका मत यहाँ पर एक रूपता लाने के लिए, क्योंकि ये हम लोग व्यापार मंडल भी समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, और हम उस अंग का अपना जो है दायित्व निभा रहे हैं कि इन महानुभावों को, हमारे जो इस क्षेत्र के जो ज्योतिषाचार्य हैं, सबको बुला के हमने कहा कि भाई एक दिन मनाने के लिए आप अखबारों में दीजिए, समाचारों में दीजिए, और प्रेस न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दीजिए। तो इसलिए आज ये सब आए हैं, और सबका एक मत है कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। शास्त्र सम्मत जो है, जितने भी निर्णय सिंधु वगैरह जितने भी शास्त्र हैं, वो ये कहते हैं कि अब जैसे हमारा दोनों दिन प्रदोष काल में वापस मिल रही है। पहले दिन जो है प्रदोष काल से लग रही है, उदया तिथि से चतुर्दशी चल रही है। तो उसमें क्या है, जो तंत्र पूजा वाले हैं उनको पूरी रात्रि अमावस चाहिए, तो वो तो 31 के जोड़ में, और जो हम लक्ष्मी पूजा हमें उदया तिथि से लेके प्रदोष काल तक हमें अमावस मिल रही है। तो महालक्ष्मी पूजन वाले जो हैं स्वाति नक्षत्र में उसी दिन 1 तारीख के दिन ही महालक्ष्मी पूजन करेंगे। तो यही अंतर है, तंत्र वाले 31 में जोड़ में पड़े, और जो सात्विक पूजा वाले हैं वो 1 तारीख के पड़े। पंचांगों का बहुमत क्या कहता है? पंचांगों का बहुमत हिंदुस्तान में 250 पंचांग छप रहे हैं, उसमें से 180 पंचांग जो है 1 तारीख के पक्ष में। भाई ये सूर्यास्त और सूर्योदय सूर्यास्त के उससे जो थोड़ा सा फर्क आता है, इसमें जहाँ जहाँ वो तंत्र पूजा वाले हैं वो अपना रात्रि पकड़ रहे हैं। नवंबर की ही दिवाली मनाई जाएगी, 2 तारीख का मलिन बस्तियों के नियमितीकरण मुद्दे को लेकर जोर पकड़ रहा है। दरअसल मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार पर इस विषय को गंभीरता से ना लेने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का साफ तौर पर कहना है कि सरकार लगातार मलिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में सियासत राजनीति का हिस्सा है। अब दल है, कोई भी सिचुएशन होगी तो उसमें अपने अवसर तलाशेगी। जब कांग्रेस थी तो हमने अवसर तलाशे, आज हमें तो वो अवसर तलाशेंगे, ये चलेगा। लेकिन जो करना आवश्यक है वो ये है कि मलिन बस्तियों का जो सब्जेक्ट है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है, जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है, तो उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होती थी, बहुत बड़ी राजनीति होती थी। तो उस समय हमने मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद मलिन बस्तियों का शोषण कम हुआ, क्योंकि पहले मलिन बस्तियों को उजाड़ने के नाम पर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा होता था, धरने प्रदर्शन होते थे। लेकिन जब से वहां पर टैक्स लगना सुनिश्चित हुआ, जब वहां पर हम लोगों ने विकास कार्य सुनिश्चित किया, हमने मलिन बस्तियों को नियमित करने का कार्य किया, नियमितीकरण कार्य किया, हमने अधिकृत मलिन बस्तियां घोषित की। उसके बाद तो जब ये प्रक्रिया चली तो उसके बाद शोषण बंद हुआ।
तो उधर हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत मुख्य बाजारों से अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया, जिसका कुछ दुकानदारों ने विरोध भी किया, पर बावजूद इसके अतिक्रमण की कार्रवाई कर व्यापारियों का सामान जब्त भी किया गया। देखिए, हर बार एक प्रॉब्लम आती है कि त्योहारी सीजन पे खासकर सड़कों पे, पटरी पे, रेहड़ी पे लोग लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं। ये भी शिकायत आई थी, कई व्यापारी जो है उसको अपने आगे का स्पेस सेल कर देते हैं और उसमें ठेला लगवाते हैं। व्यापार संघ के जितने भी यहाँ पे संगठन है, सबके साथ हमारी बैठक हुई, सभी ने इसको गलत बताया और इसके लिए सहमति दी कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उसी क्रम में पूर्व में मुनादी की गई, 2 बार पहले भी अभियान चलाया था। उसी क्रम में ये औचक कार्रवाई आज की जा रही है ताकि ग्राहकों को स्पेस मिले, बाजार में फुटफॉल बढ़े, व्यापार बढ़े और सुव्यवस्थित तरीके से हमारा हल्द्वानी का मार्केट। देखिए, ये एक सामूहिक प्रयास इसके लिए करना आवश्यक है। ये बात व्यापारियों को भी समझनी होगी कि आप ग्राहक को जितना फैसिलिटेट करेंगे, आपका बिजनेस उतना बढ़ेगा और शहर भी सुव्यवस्थित होगा। और हर दिन यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, लेकिन प्रशासन, नगर निगम, पुलिस अपने स्तर से समय समय पर कार्रवाई करती रहे। बात करें थूक जिहाद की, तो मामले को लेकर सरकार की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस पर जानकारी देते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि हमने पुलिस एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता के संयुक्त प्रावधान के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही कहा कि इस तरह से बेहुदा काम करने वालों पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। एक तो धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है और दूसरा लोगों के अपना एक व्यक्तिगत मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य का की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते, लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। तो इसको देखते हुए हमने पुलिस एक्ट और हमारा जो नई जो भारतीय न्याय संहिता जो इस वर्ष 1 जुलाई से लागू हुई है, इसमें जो भी सुसंगत प्रावधान थे उनके तहत हमने 8 बिंदुओं पे दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसकी अब हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं बस आपके चैनल्स के माध्यम से भी आपके सभी दर्शकों को, विशेष रूप से सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के मालिकों को जरूर अपील करना चाहूंगा कि इस बिंदु पे विशेष रूप से ध्यान दें। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।